देखते हैं। अभी तो ये जो टेररिस्ट एक्ट हुआ है, टेररिस्ट एक्ट होने के बाद पहलगाम में जो हुआ है वो तो एक नृशंस है ही। लेकिन ये यार क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरा चीज़ ये है कि भाई इंडिया को या इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ना है, तो इस तरह का जो एक चैलेंजेस आता रहेगा उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली अटैक ऑन इंडियन सिविलाइजेशंस। ठीक, उस पर एक अटैक है, एक नॉर्मल जो अटैक ऑन द मिलिट्री बेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, इस पे अटैक होता है तो ठीक है, हम उसका जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, और जवान मरता है तो फिर वो एक के बदले में 10 लेके आता है, ठीक है। लेकिन एक रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, दिस इज़ द काइंड्स ऑफ रिलीजियस वॉर, उसके बेसिस पे आके चुन चुन के मारना, उसमें भी सबको नहीं मारना, जो लेडीज़ है, महिला है, बच्चे हैं, उसको छोड़ के केवल जेंट्स को मारना। तो फैमिली के अंदर जो जेंट्स होता है ना, उसको एक तरह से ये मान के चला जाता है दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली एंड बैकबोन ऑफ द फैमिली। परिवार के अंदर जो मर्द होते हैं तो उसको ये माना जाता है कि ये बैकबोन है, स्ट्रेंथ है, इसको मतलब परिवार को देखभाल करने वाला है। लेकिन उसको जब आप मारते हो, या पहले आप सुनते होंगे जो कि इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे कि जो इन्वेडर आता था तो वो क्या करता था कि महिलाओं बच्चों को छोड़ के जो जेंट्स होते थे उसको मारता था, फिर महिलाओं बच्चों के साथ, चाहे आप उसका देखो, तैमूर का देखो, जो तैमूर 1398 में जो आया था, उसको यदि आप देखो तो क्या किया था, उसने जिस तरह से मैसेकर किया था, तो उसने इस तरह का अपनाया। तो इसको इस तरह से देखना है कि ये आइडियोलॉजिकली एक माइंडसेट है, एक आइडियोलॉजिकल माइंडसेट हो गया है। जो आपका पड़ोसी है आपसे हेट इसलिए नहीं करता है कि उसका कोई लैंड डिस्प्यूट है या बॉर्डर डिस्प्यूट है, इससे नहीं है। आपसे हेट इसलिए करता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो डिफरेंट है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, इसलिए आपसे हेट करता है। समझ गए? तो दिस इज़ द न्यू काइंड्स ऑफ एलिमेंट which is included they in their belief system। तो इंडिया का जो रिटेलिएशन हुआ है, रिटेलिएशन में आप जब देखोगे तो हमने क्या किया है कि देखिए ये बॉर्डर हो गया, आप ये देखिए, ये आपका बॉर्डर हो गया पाकिस्तान के साथ। यदि आप देखोगे यहाँ से तो ये आपका, ये पंजाब की यहाँ से आपका LOC स्टार्ट होता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, ये आ गया आपका POK हो गया, इधर वाला पार्ट अक्साई चीन। ठीक, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सियाचिन वाला पार्ट है, दिस इज़ आवर कंट्रोल। ठीक, यहाँ पे ये हो गया आपका
ये आपका श्रीनगर हो गया, यहाँ पे है आपका पहलगाम है, यहाँ से अमरनाथ यात्रा होता है, ठीक। दिस इज़ पीओके हो गया, ये पीओके हो गया, ये उसका मुजफ्फराबाद वाला एरिया है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक। ये इंडिया का राजस्थान वाला पार्ट हो गया, ये आपका इधर पंजाब वाला पार्ट हो गया, ठीक। ये राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया। पाकिस्तान का यदि देखोगे तो आप इधर इसका हो गया पंजाब, पंजाब प्रोविंस है ये, इधर है उसका सिंध हो गया, सिंध है। जो आपका रिवर है, जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको बोलता है कि जिसमें 1960 में हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से हुआ था, जिसमें कि ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर में आपका हो गया कौन सा, झेलम, चिनाब और इंडस, मतलब सिंधु जिसको बोलते हैं, ये 3 रिवर हो गया। नीचे जब आप चले आओगे इस वाले रीजन में आ जाओगे, इसमें 3 रिवर है, जिसमें क्या हो गया, सतलज, रावी और ब्यास, 3 रिवर है। तो इसमें ये हुआ था जो वेस्टर्न रिवर का जो 80% वाटर है वो हम उसको पाकिस्तान को देंगे, 20% हम यूज़ करेंगे। फिर ईस्टर्न रिवर में हुआ था कि भाई 80% हम यूज़ करेंगे, 20% तुम्हें देंगे, ठीक है। ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। बार बार में होता रहता है, समय समय पे होता रहता है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहता है, क्वेश्चन उठाता रहता है। जैसे कि हम लोगों ने एक किशन गंगा प्रोजेक्ट, मतलब किशन गंगा एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम लोग डैम बनाए, तो उसको लेके उसने क्वेश्चन किया था। फिर उसके बाद रेतले है जो चिनाब रिवर पे है, किशन गंगा रिवर पे है। उसके बाद जो ट्रिब्यूटरी है रिवर के, उस सब पे हम डैम बनाते रहते, जिसमें वो करता रहता है, ठीक। तो हम लोग ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी मतलब ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जब इसका मतलब क्या हुआ, हम वाटर उसको नहीं देंगे। तो जो पहलगाम में अटैक हुआ तो उसका एक तो ये रिटेलिएशंस में तो हो गया कि भाई हम उसको ख़त्म किए। सेकंड क्या हुआ, डिप्लोमेटिक लेवल पे हुआ है कि हमने अपने डिप्लोमेट को वहाँ से कम किया है। फिर यहाँ के डिप्लोमेट जो पाकिस्तानी है उसको हमने मतलब वो बोला कि भाई जा तू यहाँ से जा, ठीक। उसके बाद बाघा अटारी बॉर्डर जो है आपका, उस बॉर्डर पे, जिसमें कि बॉर्डर में लोकल का जो आवाजाही चलता रहता है, उसको किया। फिर जो वीज़ा लेके पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आए हैं, उस वीज़ा को हमने सस्पेंड किया है। बोला कि जो भाई जो आया है वो भागो भागो यहाँ से, खाली करो जल्दी, ठीक। तो ये सब किया। तो मतलब 2 लेवल पे हुआ है, एक डिप्लोमेटिक लेवल पे किए हैं, दूसरा जो आपका ट्रीटी जो था उसको आपने अभी मतलब ख़त्म किया है, सस्पेंड किया है, चलो ठीक है। लेकिन देखिए इट इज़ क्या कह सकते हैं, इसे मतलब ठीक है अभी किए हैं ये, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना है, मिलिट्री लेवल पे आपको करना है, अभी बाकी है। तो जो ये जो टेररिस्ट एक्ट हुआ है, उसको यदि आप कंपेयर करेंगे किससे, अब अक्टूबर में इजराइल में हुआ था, हमास ने आया, हमास आके क्या किया, जो सिविलियन है उसको मारा, उसको एब्डक्ट किया, ले गया है वहाँ से, 1200-1300 लोगों को उसमें जान गई, ले गया। नेक्स्ट डे क्या इजराइल ने क्या मतलब उसका रिटेलिएशन किस हैवी स्केल का हुआ, वो तो पूरी दुनिया देख रहा है कितना स्केल का हुआ। तो इजराइल, तो जो हमास का मॉड्यूल था उसने आया, सिविलियन को टारगेट किया, चला गया। सेम एज उसने वहाँ से कॉपी किया, पाकिस्तानी ने वहाँ से कॉपी किया, और फिर उसने अप्लाई किया है यहाँ पे आके, उसने डायरेक्ट करके सिविलियन पे, टूरिस्ट पे। तो मतलब ये दिखाया है जो कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो मतलब अदर स्टेट के लोग जो जाते हैं इस स्टेट में, उसको डायरेक्ट टारगेट किया है, और वो पेन दिया है हर एक स्टेट में, चाहे गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, हर एक स्टेट में उसने एक घाव दिया है। तो डायरेक्ट ये हमास का मॉडल को कॉपी करके यहाँ पे इसने अप्लाई किया है। तो उसका रिटेलिएशन क्या किया इजराइल ने, वो सब देखता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, जो इजराइल और हमास या गाज़ा का जब देखोगे तो उसकी जो ज्योग्राफी है या उसका ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब कि बहुत पहाड़ कहेंगे या जंगल कहेंगे या ये कहेंगे नहीं, एक प्लेन एरिया की तरह है, ठीक। यहाँ पे हो गया इजराइल, तो ये वेस्ट बैंक है, तो डायरेक्ट ये से करके क्रॉस करके जाता है। लेकिन हमारे साथ जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकली बहुत ही
कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रीजन में इस तरह का एक्टिविटी होता है। यहाँ पे यदि आप देखोगे ये ज्योग्राफी इसमें देखोगे तो यहाँ पे पूरा हिमालयन रेंज है, पूरा हिमालयन रेंज है जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है। तो हिमालयन रेंज है तो टेरेन जो होता है जो उसका वहाँ का लैंडस्केप है बहुत ही मतलब कह सकते हैं वहाँ पे एक प्लेन लैंडस्केप है नहीं, तो वो सब चैलेंजेज है। लेकिन एक चीज़ आप देखो जो इसका सॉल्यूशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखो उसका जो आपका पड़ोसी है नेबरहुड है उसका एक माइंडसेट डेवलप हो रखा है, या उसका जो आप देखोगे मतलब सोशल कल्चर जो देखोगे उस सोशल में उस ब्लड में इंडिया के साथ हैट्रेड वो बचपन से ही भर दिया जाता है। उसका एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंडिया के साथ हैट्रेड भर दिया जाता है। तो उसको आप एक दो टेररिस्ट को आप मतलब मार के या एक दो टेररिस्ट को आप जिसने हमला किया उसको ख़त्म करके आप उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकते। परमानेंट सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है, ठीक। दूसरा चीज़ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पाकिस्तान का यदि देखोगे तो दो क्लास है, एक एरिस्टोक्रेट है, दूसरा नीचे है मतलब लोअर क्लास है जिसकी की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बिलो रहता है। दूसरा चीज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल है नहीं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल है नहीं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो और दूसरा चीज़ यहाँ पे पॉवर्टी है, पॉपुलेशन अनकंट्रोल है, पॉपुलेशन अनकंट्रोल है, ठीक। दूसरा है इस यहाँ पर एरिस्टो क्लास जिसको फ्यूडल क्लास भी कह सकते हो, फ्यूडल क्लास भी है, जो हो गया आपका मिलिट्री, ठीक, मिलिट्री। अब देखो यदि हम पाकिस्तान को इंडिया के साथ हम हटा देते हैं, मतलब इंडिया के साथ उसको चलो भाई ठीक है कोई नहीं है मतलब, तब उसके बाद पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है वर्ल्ड के अंदर, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी मिलिट्री की क्या ज़रूरत होगी, कोई ज़रूरत नहीं होगी। कोई उतना बड़ा है वहाँ पे उसका ना कोई उसका इतना बड़ा इशू है, इतना लार्ज स्केल पे वो उसका फैला हुआ है, या उसका कोई जियोपॉलिटिकल इतना इम्पोर्टेंस है वो करेगा। तो वहाँ की मिलिट्री की जो नीड है तो वो है पाकिस्तान इंडिया के साथ ही उसका है भाई, इंडिया के साथ पीछे लगे रहेंगे तभी रहेंगे। तब अब देखो तो जो मिलिट्री जो एलीट क्लास है उसके लिए वो क्या करता है कि जो भाई आम जनता है उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, उसको माइंड वॉश करता है, या फिर उसके एजुकेशन सिस्टम या सोशियो कल्चरल सिस्टम में क्या करता है इंडियन हैट्रेड को बिल्ड करता है, ठीक। पॉपुलेशन अनकंट्रोल है वहाँ पे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, ठीक है, जॉब है नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पे, ठीक। तो लोग क्या है अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तब उस अनएम्प्लॉयड लोगों को क्या करता है, चैनलाइज करता है। चैनलाइज का कंस्ट्रक्टिव के वजह डिस्ट्रक्टिव काम में उसको चैनलाइज करता है। इसके लिए वो किसका यूज़ करता है, जो रिलीजियस फंडामेंटल ग्रुप है उसका, जैसे कि एलईटी हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, या जैसे हो गया, ये सब जितने भी है उसका यूज़ करते हैं। या जो भी वहाँ पे जो फंडामेंटल एलिमेंट है, या जो बड़े बड़े उलेमा होते हैं जो कि मतलब रिलीजन के नाम पे किसी को भी मैनिपुलेट करते हैं, मैनवाश करते हैं, उसका यूज़ करके जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन है उसको क्या करता है, माइंड वॉश करके डिस्ट्रक्टिव काम में वो लेके आता है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इसको फिर पैसे कहाँ से, फंडिंग पैसे कहाँ से आता है। देखो पैसे के लिए इसके पास क्या है, ड्रग्स। ये ड्रग्स में दो रीजन आपको देखे होंगे, एक है गोल्डन क्रिसेंट होता है, एक गोल्डन ट्रायंगल है, तीन गोल्डन ट्रायंगल आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों को मिलाकर एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है जहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और फिर यहाँ से वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि आप ड्रग्स की इकॉनमी देखोगे तो आफ्टर द ऑयल, जो ऑयल का जो ट्रेड होता है ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम का ट्रेड, उसके बाद सेकंड पोजीशन ड्रग्स का ही आता है। ड्रग्स की जो इकॉनमी है वो, तो ड्रग्स का पैसा आता है, ड्रग्स का पैसा ये फिर यूज़ करता है किस में, अगेंस्ट इंडिया हैट्रेड, इंडिया के अगेंस्ट हैट्रेड में वो यूज़ करता है। तो जो पॉपुलेशन है, मैन पावर उसके पास है ही, उसके बाद पैसा मिल ही गया। अब पैसा हो गया, मैन पावर है, मनी और मैन पावर दो चीज़ हो गया। अब इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, मनी और मैन पावर हो गया। आइडियोलॉजी और क्या कह सकते हैं, आइडियोलॉजी इसको कौन दे देता है, जो फंडामेंटल ग्रुप है वो देता है, फंडामेंटल ग्रुप जो है वो देता है। उसके बाद इसको क्या चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या हो गया, जैसे कि आर्म्स हो गया, एमिनेशंस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया,
आर्म्स, एमुनेशन, इंटेलिजेंस, ये तीन चीज़ कहाँ से अवेलेबल होगा? अब जैसे कह रहा है पाकिस्तान अभी जो पहलगाम होने के बाद, भाई मेरा कोई हाथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो भाई इसको लॉजिस्टिक सप्लाई कहाँ से मिला? इसको किसने दिया? इसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? इसके बाद AK-47 कहाँ से आया? इसके पास जो वो कैमरा लगा हुआ था सर के ऊपर, वो कहाँ से आया? ठीक, ये हो गया। तो इसको लॉजिस्टिक मिलता है, तो ये कौन देता है? जो पाकिस्तान आर्मी है और ISI है। ISI इसको इंटेल प्रोवाइड कराता है, ISI इसकी ट्रेनिंग करता है, और ये दोनों मिलके सब कुछ इसको अवेलेबल कराता है। तो फिर ये जो ग्रुप बना हुआ है LET या JAIS या इस तरह के जो ग्रुप बने हुए हैं, इसकी जो बेसिक्स नीड्स है वो पहुंच गया। अब यह क्या करता है आवाम में? आवाम जो वहाँ का जो लोग है उसमें तो ये भर चुका है अगेंस्ट इंडिया, वो चीज़ माइंडसेट तो उसका बिल्डअप हो ही चुका है। तब ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी स्टार्ट करने में जैसे कि पहलगाम किए, अब पहलगाम करने के लिए यहाँ के भी जो यहाँ पर भी जो आपके इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट है या जिसका आइडियोलॉजी वो पाकिस्तान को अपना बाप मानता है, वो भी कुछ एलिमेंट हैं। तो वो एलिमेंट इसको यहाँ से इंटेल प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं? यहाँ पे आप उसको क्या दे देते हैं? जो बाहर से है उसको आप क्या सपोर्ट करते हैं? यहाँ पे लॉजिस्टिक देते हैं। लॉजिस्टिक में क्या हो गया? उसको रहने का जगह हो गया, उसको खाने का जगह हो गया। फिर जैसे उसको लोकल इंटेल देते हैं, जो भाई लोकल इंटेल क्या हो गया? लोकल इंटेल क्या हो गया? जैसे कि पहलगाम में किया है तो वो इंटेल तो दिया होगा जो भाई इस दिन में यहाँ पे इतने लोग होंगे, इसको जाने का रास्ता यहाँ से है, वहाँ पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट है नहीं, दूसरे जगह डिप्लॉयमेंट है, इतना का तुम्हें टाइम कैप मिल जाएगा, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम कैप तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, तो ये लोकल इंटेल। उसके बाद तुम भाग के कहाँ जा सकते हो, रास्ता कहाँ पे है, तो ये हो गया लोकल इंटेल हो गया। लोकल इंटेल यहाँ पे जो पाकिस्तान के सरपरस्त है, जो कुछ एलिमेंट, वैसे 2019 के बाद ख़त्म हो गया बहुत कुछ, बहुत नॉर्मलसी आ गई है, लेकिन जो कुछ एलिमेंट है अभी भी अपने उसको बाप मानता है, वो तो उसको हेल्प करता है। ठीक, तो ये सारा मैकेनिज़्म जुड़ के यहाँ पे करता है। तो ये स्टार्ट, क्योंकि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही है, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, वो इंडिया के साथ इस तरह से नहीं करेगा तो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। आज देखो वर्ल्ड न्यूज़ में देखोगे आप, चाहे आप वाशिंगटन पोस्ट देखोगे, जितने भी वर्ल्ड का बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, उसमें देखोगे कि मतलब न्यूज़ चैनल है, उसमें देखोगे कि पाकिस्तान मतलब ये इंडिया में ये किया गया है। अब कोई उसमें मेंशन करे कि ना मेंशन करे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस बढ़ेंगे, एस्केलेट होगा, इस सब तरह का हो गया तो पाकिस्तान के नाम तो आ गया ना वर्ल्ड में। जो LET है उसका तो नाम तो आया ना। ठीक, कश्मीर का तो नाम तो आया ना। जैसे कि अभी अमेरिकन एडवाइजरी जारी की है कि भाई जो अमेरिकन जनता है वो वहाँ न जाए, जम्मू एंड कश्मीर न जाए, इस तरह का जो है। तो पाकिस्तान की तो इम्पोर्टेंस तो हो गई, इंडिया के साथ नाम जुड़ के इंडिया में ऐसे करके डिस्ट्रक्टिव काम करके वो तो हो गया। तो उसका आइडियोलॉजी इसी पे टिका हुआ है, जो भाई हमें रेलेवेंस बनना है। ठीक, अब देखिए हमारा जो रिटेलिएशन हुआ है, रिटेलिएशन के लेवल पे आप देखोगे तो फर्स्ट ये डिप्लोमेटिक ये सब कर दिए हैं। ठीक, लेकिन आप एक चीज़ देखो, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो हमास और इजराइल के बीच में देखें, हमास और इजराइल का जो वहाँ का सिचुएशन है अलग है। वहाँ पे प्लेन एरिया है, ठीक है। हमास ने इजराइल ने किया है, बहुत सारा बफर जोन हमास इजराइल ने बनाया है। वहाँ पे जाके देखोगे तो बहुत सारा बफर जोन बनाया है इजराइल ने गाज़ा में। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो हुआ था, तो एक चीज़ आप इसको मतलब दिमाग में लाना चाहिए। तो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। रसिया ने बोला कि भाई ये मेरा सिक्योरिटी कंसर्न है, यदि तुम यहाँ नाटो के अंदर चले जाओगे, यूक्रेन को बोला तुम यदि नाटो के अंदर चले जाओगे, नाटो के आर्टिकल्स 5 में ये दे रखा है जो भाई कि कोई भी मेंबर पे कोई भी देश अटैक करता है तो सब मिल के अटैक करेंगे। तो यदि तुम नाटो के ग्रुप में चले जाओगे तो नाटो के ग्रुप में चले जाने के बाद क्या हो जाएगा, नाटो के सारे मेंबर के पास ये पावर हो जाएगा कि रसिया के बॉर्डर पे आके डिप्लॉय करे, मिसाइल डिप्लॉय करे, आर्मी डिप्लॉय करे, जो भी करे। तो बोला कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा, तो मत जाओ उसमें। तो किस बेसिस पे रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया है? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी चैलेंजेज यूक्रेन की तरफ से आ रहा था, इस बेसिस पे उसने किया। तो रशिया ने क्या किया, जब भाई तुम ये करेगा तो हम पहले बफर बनाएंगे, तुम नहीं मान रहे हो तो हम एक बफर बनाएंगे। तो आपने जो हम लोगों ने जो सुना हुआ है, जो ये दोनबास, लुहांस्क
दोनबास हो गया, लुहांस हो गया, या क्रीमिया। क्रीमिया का जो एनेक्स किया था, ब्लैक सी में क्रीमिया है, 2014 में ही एनेक्स कर लिया था रशिया ने। तो रशिया फिर उसके बाद वर्ल्ड के लेवल पर बहुत सारे सैंक्शन लगे, ठीक। वो सैंक्शन लगने की वजह से उससे कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, क्योंकि रशिया का फिर एक्सिस चेंज हो गया, अलायंस चेंज हो गया, चाइना के साथ उसने कोलैब किया। फिर जो उसका ट्रेडिशनल ऑल वेदर फ्रेंड है, इंडिया इंडिया सब चल रहा था, लेकिन उसने अपने सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की। भले बोला कि भाई ये तो हमारा एग्जिस्टेंस पे तुम क्वेश्चन करोगे, कल कुछ होगा, मेरे बॉर्डर पे आके कोई खड़ा है, वो कल मिसाइल छोड़ देगा मेरे ऊपर, तो ये तो मेरी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन हो गया ना। तो रशिया ने यूक्रेन पे ऊपर अटैक किया और एक बफर बनाया जो मतलब भाई ये 50-100 किलोमीटर का ये बफर रहेगा ना, कि मतलब तो ये मेरे बफर मतलब तुम यदि रहोगे, ये हो गया, ये ऐसे करके ये बफर बना लिया भाई, इतने एरिया को कब्जा कर लिया। अब बोला कि भाई ठीक है तुम इधर ही रहोगे, अब ये मेरे गर्दन पे तो आके नहीं तलवार लटकेगा ना, ये मेरे गर्दन पे तो तलवार नहीं लटकेगा। सेम एज इंडिया में जो है, ये जो गर्दन पे तलवार हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं, इतने लॉन्च पैड है, उतने लॉन्च पैड है, इतने लॉन्च पैड है, इतने लॉन्च पैड है, वहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये आपके गर्दन पे तलवार है, ये आपके गर्दन पे तलवार यहाँ हो गया, ये पीओके वाला ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये आपके गर्दन पे तलवार है। तो आपको रशियन स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, और एक ही परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें कि आप कर सकते हैं। तो भाई ये मेरे सिक्योरिटी के लिए आप चैलेंज है। तो इससे आपके क्या होगा ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, या जो यूएनओ है, या इधर है, सबके लिए, सबको लगेगा कि भाई ये लेजिटिमेट कॉज है इंडिया के लिए, तो वो सिक्योरिटी के बेसिस पे वो प्रिएम्प्टिव अटैक कर सकता है, या अपने सिक्योरिटी को, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का सबके पास राइट होता है। तो इट इज़ ए सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह का ना हो, इसीलिए हम ऐसा प्रिएम्प्टिव कर रहे हैं। तो आपको एक बफर क्रिएट करने की बहुत ज़रूरी हो गई है, जो कि आप यहाँ से यदि बफर करते हैं, बफर बनाते हैं, इसको यदि बफर बना लेते हैं, यहाँ से पूरे ये रीजन को बफर बना लेते हैं ऐसे करके, तो बफर बना लिए, तो आपका ये बॉर्डर जो यहाँ से है, ये बॉर्डर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये हो गया आपका बफर हो गया, बफर ये बन गया। सिक्योरिटी लेयर को आप बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये चांसेस नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि जो भाई ये बफर, क्योंकि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, वहाँ पे बफर बनाना थोड़ा सा टफ क्यों होगा, क्योंकि जो टेरियन है, जो लैंडस्केप है, वहाँ पे क्या है, पूरा वो है माउंटेन रीजन है, टफ होगा। लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत है, तो हम उधर भी कर सकते हैं, या फिर प्लेन एरिया जो आपका ये पंजाब से लेके जो बॉर्डर एरिया होता है, आप इधर भी आप बफर बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप नेगोशिएशन टेबल पे लेके आ सकते हैं, जो भाई अपने हम बफर बनाया, नेगोशिएशन टेबल पे लेके आ सकते हैं, जो उसका मेन पाकिस्तान का जो मेन एरिया है उसको आप एनेक्स कर सकते हैं, फिर नेगोशिएशन टेबल पे लेके आओ, फिर उसके साथ करो नेगोशिएट। तो इट इज़ ओनली द परमानेंट सॉल्यूशन अगेंस्ट पाकिस्तान। अदरवाइज वो ऐसे ही करता रहेगा, क्योंकि उसका है ही जो भाई इंडिया को हज़ार काटो, यही है, जिया उल हक के टाइम से है उसका, ये कट ब्लीड द इंडिया विथ 1000 कट, इस तरह से कुछ उसका है, तो उस टाइम से है। तो यही परमानेंट सॉल्यूशन है। एक इसका ये वेस्ट पे हो गया आपका, वेस्ट बाउंड्री पे जो आपका फ्रंट चैलेंज, जो टू फ्रंट चैलेंज कहते हैं। टू फ्रंट चैलेंज क्या होता है, एक फ्रंट, फर्स्ट फ्रंट पे आपका ये हो गया, सेकेंड फ्रंट पे क्या हो गया आपका, चाइना हो गया चैलेंज, और 2.5 फ्रंट, 0.5 फ्रंट पे हम क्या मान के चलते हैं, जो सिंपैथाइजर है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपको 2.5 फ्रंट से बढ़ के, अभी जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर एक कू हुआ है, उसके बाद माइनॉरिटी के साथ परसिक्यूशन हुआ, माइनॉरिटी क्या, डायरेक्ट हिंदू के साथ जो परसिक्यूशन वहाँ पे हुआ है, हिंदू के साथ जो परसिक्यूशन हुआ है वहाँ पे जिस तरह से हुआ है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये कि रिलीजियस बेसिस पे जो होता है ना, तो वो लार्जर क्वेश्चंस होता है। अब देखिए पॉलिटी हो गया, पॉलिटिकल बेसिस पे करे, इकोनॉमी हो गया, कल्चरल करे, सोशल करे, इस एंगल पे कोई कुछ करता है तो ठीक है, लेकिन आपके बिलीफ सिस्टम इस तरह का है, इसीलिए हम आपके साथ वो कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वो जाता है, वो एग्जिस्टेंशियल और एक कह सकते हैं सिविलाइजेशनल अटैक होता है वो। तो जो आप वेस्ट साइड में जो आपका चैलेंजेस है वो देखोगे, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम हमेशा आता रहता है, भाई तो बड़ा कर लो सिलीगुड़ी कॉरिडोर,
तो ये हो गया। तो बफर क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, मुनासिब आंसर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।